Easy Mad. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नुमान साजिद। आप सभी का स्वागत है इजी मेड चैनल पे। आज हम सब देखेंगे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम सब ने स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने ये देखा था कैसे हम सब अपनी बोन्स को क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम सब उसे एक्सियल और अपेंडिकुलर पार्ट में बांट देते हैं। उसके बारे में हम सब ने पूरी डिटेल पढ़ी थी। लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन का तरीका वो यूज हुआ था वो रीजनल क्लासिफिकेशन था। इसके अलावा भी और कई क्लासिफिकेशन के तरीके होते हैं जो कि हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो सबसे पहला तरीका है क्लासिफिकेशन बोन का, वो कौन सा है? वो है शेप। दूसरा तरीका है डेवलपमेंट, तीसरा है रीजन, चौथा है स्ट्रक्चर। यानी टोटल कितने तरीके हैं अपनी बोन्स को क्लासिफाई करने के? टोटल 4 तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका रीजन है यानी रीजनल क्लासिफिकेशन। उसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ रखा है। आज हम सब बाकी 3 पे फोकस करेंगे। वो कौन कौन से 3 से हैं? शेप, डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर। यानी टोटल 4 कौन से क्राइटेरिया रहते हैं जिसके बेसिस पे हम सब अपनी बोन्स को क्लासिफाई करते हैं। वो 4 क्राइटेरिया हमारे रहते हैं: शेप, डेवलपमेंट, रीजन और स्ट्रक्चर। वो कौन से 4 तरीके होते हैं? शेप, डेवलपमेंट, रीजन और स्ट्रक्चर। रीजनल क्लासिफिकेशन को हमने डिटेल में पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में, जिसमें हम सब अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन में बांट देते थे। आज हम सब देखेंगे बाकी क्राइटेरिया यानी शेप, डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के आधार पे। शेप में हम सब क्या देखते हैं कि वो बोन कैसी है। क्या वो बोन लॉन्ग बोन है? क्या वो छोटी है, शॉर्ट बोन है? कहीं वो चपटी तो नहीं, वो फ्लैट बोन है, या उसका कोई शेप ही नहीं, इररेगुलर? इस तरीके से हम सब डिफरेंट डिफरेंट शेप देखते हैं और उस बेसिस पे हम सब अपनी बोन्स को क्लासिफाई कर देते हैं। डेवलपमेंट के बेसिस पे जब हम सब डिवाइड करते हैं अपनी बोन्स को, तो हम ये देखते हैं वो हमारी बोन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। क्या वो डायरेक्टली मीसेनकाइमल टिश्यू से डिराइव हुई है, मतलब डायरेक्टली मीसेनकाइमल टिश्यू से डेवलप हो गई है फिर डायरेक्ट बोन बन गई है, या फिर वो किसी कार्टिलेज से कन्वर्ट होकर बोन में बनी है, किसी कार्टिलेज से डिराइव हुई है, या फिर कोई ऐसा रास्ता है कि जिसमें बोन का कुछ पार्ट मीसेनकाइमल टिश्यू से डायरेक्ट डिराइव हुआ है और कुछ पार्ट डायरेक्टली कार्टिलेज से डिराइव हुआ है। और अगला जो हम सब तरीका देखेंगे वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया है हमने बोन्स को, यानी कहीं वो बोन कॉम्पैक्ट तो नहीं, या फिर वो बोन स्पॉन्जी तो नहीं, या फिर वो बोन सीमेंट की तरह तो नहीं। तो इनको हम सब धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में देखेंगे। आज जो हम सब क्राइटेरिया नहीं देखेंगे वो कौन सा है? रीजनल क्लासिफिकेशन। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इसे डिटेल में देख रखा है। तो वो 4 कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम सब क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहला होता है शेप, दूसरा होता है डेवलपमेंट, तीसरा होता है रीजन और चौथा हमारा होता है स्ट्रक्चर। तो अपने सबसे पहले क्राइटेरिया को उठा लेते हैं, शेप। तो शेप के आधार पे हम सब बोन्स को टोटल 7 कैटेगरी में बांटते हैं। वो 7 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई? सबसे पहली हमारी होती है लॉन्ग बोन, दूसरी हमारी होती है शॉर्ट बोन, तीसरी हमारी होती है फ्लैट बोन, चौथी हमारी होती है इररेगुलर बोन, पांचवी हमारी होती है सीस्मॉइड बोन, छठवीं हमारी होती है न्यूमैटिक बोन और सातवीं हमारी होती है एक्सेसरी बोन। यानी वो कौन सी 7 कैटेगरीज हैं जिनमें हम सब बोन को क्लासिफाई कर देते हैं अगर हम सब शेप के आधार पे क्लासिफाई करें। वो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी होगी? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इररेगुलर बोन, सीस्मॉइड बोन, न्यूमैटिक बोन और एक्सेसरी बोन। ये टोटल 7 कैटेगरीज हो गए। अब हम सब धीरे धीरे करके इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है लॉन्ग बोन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें वो बोन्स आएंगी जिनका शेप लॉन्ग रहता है, यानी जो लॉन्ग रहती हैं। जैसे कि किसी भी बोन में एक शाफ्ट रहता है जिसे हम सब डायाफाइसिस कहते हैं, और जो एंड्स रहते हैं उसे हम सब एपिफाइसिस कहते हैं। तो इन बोन्स में डायाफाइसिस या शाफ्ट जो हमारा रहता है वो बहुत लॉन्ग रहता है, बहुत लंबा रहता है।
ये जो हमारी बोन्स रहती हैं, लॉन्ग बोन्स, एक लीवर की तरह काम करती हैं। अब ये लीवर क्या होता है? जैसे कि बचपन में आपने अपने दोस्तों के साथ एक झूला झूला होगा, जिसमें एक तरफ आप बैठ जाते थे और दूसरी तरफ आपका दोस्त ऐसे पैर लटका के बैठ जाता था। अब मान लो आपके दोस्त का मन किया ऊपर जाने का, आपके दोस्त का मन किया ऊपर जाने का, उसके लिए आपको नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता था ना। तो ये जिस डंडी पे आप सब बैठते थे, इसी को लीवर कहते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हमारी लॉन्ग बोन्स एक्ट करती हैं और एक लीवर का काम करती हैं। यानी अगर किसी एक जगह को उठाना है तो दूसरी जगह फंक्शन करेगी उसे इस तरीके से उठाने में। तो ये एक लीवर का काम करती है हमारी लॉन्ग बोन्स। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाते हैं? जितनी भी आप लॉन्ग बोन्स के नाम जानते हैं, कोई भी, चाहे वो ह्यूमरस हो जाए, चाहे वो फीमर हो जाए, चाहे वो टिबिया हो जाए, चाहे वो रेडियस हो जाए, ये सारी लॉन्ग बोन्स हो गई। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसका डायफाइसिस या शाफ्ट कितना लंबा है और एपिफाइसिस तो रहता ही है, ठीक है। दूसरी हमारी जो कैटेगरी थी वो हमारी थी शॉर्ट बोन्स। ये हम सब शेप के आधार पे देख रहे हैं ना। दूसरी हमारी कैटेगरी थी शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स का शेप कैसा रहता है? वो क्यूबॉइडल रहती हैं और चारों तरफ से उनका डायमेंशन सेम रहता है। चाहे आप ऊपर से देखो, चाहे नीचे से देखो, चाहे दाएं से देखो, चाहे बाएं से देखो, उनका डायमेंशन हर जगह से सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। क्यूबॉइडल इक्वल डायमेंशन इन ऑल डायरेक्शंस, ये शॉर्ट बोन की एक खासियत है। शॉर्ट बोन का मेन फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। शॉर्ट बोन का मेन फंक्शन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और थोड़ी बहुत मोबिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, विद लिमिटेड मोबिलिटी, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ विद लिमिटेड मोबिलिटी। एग्जांपल्स में क्या आता है? हमारे हमारे कार्पल्स और हमारे टार्सल्स। हमारे कार्पल्स बोन जो कि हमारे रिस्ट में प्रेजेंट रहते हैं ना, ये भी इसके एग्जाम्पल है। और हमारे टार्सल बोन जो कि हमारे एंकल में प्रेजेंट रहते हैं, वो भी एग्जाम्पल है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी कार्पल बोन्स है ना, ये सब की सब हमारी कार्पल बोन्स हैं। ये किस बोन का एग्जाम्पल है? शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल है। तो अपने अगले कैटेगरी पे आ जाते हैं, फ्लैट बोन। फ्लैट बोन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कैसे रहेंगी? चपटी रहेंगी, थिन रहेंगी, एक्सपैंडेड रहेंगी। और फ्लैट बोन की एक खासियत है कि ये कॉम्पैक्ट लेयर्स रहती हैं दो इसकी, और इसके बीचों बीच, मतलब दो फ्लैट बोन्स कुछ इस तरीके से हैं और इसके बीच में हमारी स्पॉन्जी बोन रहेगी, जो कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर अभी हम सब आगे देखेंगे। यानी दो फ्लैट बोन हमेशा ऐसी रहती हैं और बीच में उसके स्पॉन्जी बोन भरी हुई रहती है, ठीक है। इसका क्या काम रहता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हमारे आ जाता है स्कल वॉल्ट बोन्स, रिब्स और स्टर्नम। स्कल वॉल्ट क्या होता है? स्कल वॉल्ट स्कल के उस हिस्से को बोलते हैं जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है। तो इसमें हमारी सारी बोन्स आ जाएंगी जो भी ऊपर से दिखती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी फ्रंटल का थोड़ा पार्ट आ जाएगा, पैराइटल का थोड़ा पार्ट आ जाएगा, ऐसे ही सब आ जाएगा, टेम्पोरल का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा। तो मतलब स्कल वॉल्ट बोन्स कौन सी बोन्स होती है? वो बोन जो कि स्कल के ऊपर वाले पार्ट को बनाती है, वही हमारी स्कल वॉल्ट बोन्स हो गई। वो सब फ्लैट होती हैं, ठीक है। और हमारे रिब्स जो कि हमारे पूरे रिब केज को बनाते हैं, वो भी फ्लैट होते हैं। और स्टर्नम जो कि बीचों बीच प्रेजेंट रहता है, वो भी हमारी फ्लैट बोन होती है। ये भी हमारा स्टर्नम है। इस डायग्राम में हम सब देख सकते हैं, यही हमारा स्टर्नम है। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है इररेगुलर बोन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इनका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता। हाँ, एक स्पेसिफिक फंक्शन जरूर होता है, पर कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता, क्योंकि हम सब यहाँ पे शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं ना। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया? वर्टिब्री और हिप बोन। वर्टिब्री जो कि हमारी रीढ़ की हड्डियां रहती हैं पूरी, वो इसके एग्जाम्पल में, अगर हिप बोन जो कि हमारे यहाँ पे पेल्विस में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अगली हमारी क्या कैटेगरी हो गई? अगली हमारी कैटेगरी हो गई सीस्मॉइड बोन, शेप के आधार पे। अच्छा, ये वो बोन्स रहती हैं सीस्मॉइड बोन जो कि टेंडन के अंदर डेवलप होती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? फ्रिक्शन को कम करना, फ्रिक्शन रिड्यूस करना इनका मेन फंक्शन है। और इस बोन का एग्जांपल क्या हो गया? पटेला।
नी जॉइंट पे जो हमारी पटेला प्रेजेंट रहती है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपकी पटेला है। ये एक सीस्मॉइड बोन का एग्जांपल है। सीस्मॉइड बोन वो बोन्स होती हैं जो कि टेंडन के अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, अगला हमारे जो कैटेगरी आ जाता है वो हमारा होता है न्यूमैटिक बोन। हर बोन का नाम जिस नाम से क्लासिफाई किया गया है उसी से रिलेटेड ही उसमें आ रहा है। जैसे न्यूमैटिक से आप क्या समझते हो? हवा जिसमें भरी हो। ठीक है, तो ये वो बोन्स रहती हैं जो कि खोखली रहती हैं और इसमें एयर फिल्ड कैविटीज रहती हैं। खोखली रहती हैं, एयर फिल्ड कैविटीज रहती हैं, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड रहती हैं। मतलब एक लाइनिंग प्रेजेंट रहती है इनके पास, एक म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है, मतलब न्यूमैटिक बोन्स वो बोन्स हुई जो कि अंदर से खोखली रहती है और जिसमें एयर भरी रहती है, और ये लाइनिंग एक प्रेजेंट रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। इन बोन के होने से फायदा क्या होता है? इन बोन के होने से ये फायदा रहता है कि हमारे बोन का एक तो वेट कम हो जाते है, लाइट हो जाती है, और दूसरी ये सब हमारे वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड करवाती है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? हमारे वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड करता है। रेजोनेंस का मतलब होता है लाउडर और क्लियर कर देना, लाउडर और क्लियर कर देना। यानी अगर हमारे अंदर से न्यूमैटिक बोन्स को हटा दिया जाए हमारे स्कल से, तो हमारी वॉइस कहीं ना कहीं दब जाएगी, कम हो जाएगी, और क्लियरिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? मैक्सिला, एथमॉइड और स्फिनॉइड। और इन तीनों बोन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था जब हम सब स्कल पढ़ रहे थे। मैक्सिला, एथमॉइड और स्फिनॉइड। हमारी सबसे आखिरी कैटेगरी एक्सेसरी बोन। इस एक्सेसरी बोन को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा, जब कभी भी हमारी कोई बोन डेवलप होती है तो उस बोन को डेवलप करने के लिए कुछ ऑसिफिकेशन सेंटर्स बनते हैं। जैसे कि प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर हो गया और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर हो गया। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर के अलावा एक सेंटर बनता है जिसे कहते हैं हम सब एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर। नॉर्मल लोगों में वो एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर जाके बोन से फ्यूज हो जाता है और गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों में एक्सेसरी बोन रहती है उसमें वो एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर बोन से नहीं फ्यूज हो पाता, मेन बोन से नहीं फ्यूज हो पाता। जब वो नहीं फ्यूज हो पाता है तो वो एक नई बोन बना देता है। तो ये जो नई बोन बनती है, एक्स्ट्रा बोन्स बन जाती हैं, उन्हीं को हम सब एक्सेसरी बोन्स कहते हैं। और ज्यादातर ये कहां पे बनती हैं? या तो स्कल के सूचर में बनती हैं या तो फुट में बनती हैं। ठीक है, extra bones that occur when a separate ossification center fails to fuse with the main bone। ठीक है, एक्स्ट्रा बोन्स जो कि डेवलप होती हैं जब सेपरेट ऑसिफिकेशन सेंटर, यानी ये जो एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर रहते हैं, फेल्स टू फ्यूज, फ्यूज नहीं हो पाते किससे? मेन बोन से। जब नहीं फ्यूज हो पाते तभी ये एक्सेसरी बोन्स बनती हैं। ज्यादातर कहां पे पाई जाती हैं? फुट में या स्कल के सूचर्स में। अच्छा, जब जिन लोगों में ये एक्सेसरी बोन्स रहती हैं, जब इनका एक्सरे लिया जाता है तो कई बार हम सब मिस्टेकनली, गलती से ये समझ लेते हैं कि वहां पे ये फ्रैक्चर है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा बोन दिखती है ना। हम ये समझते हैं अरे ये तो फ्रैक्चर हो गया, ये यही बोन थी, सिंपल बोन थी, और ये कट के अब दो बोन्स में बन गई। तो इसलिए कभी भी एक्सरे देखा जाए तो इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक्सेसरी बोन कुछ लोगों में पाई जाती है और ये कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। इंपॉर्टेंट बिकॉज दे में रिजेंबल फ्रैक्चर्स ऑन एक्सरे। ठीक है, मिस्टेकनली, गलती से हम सब उसे फ्रैक्चर समझ सकते हैं, हालांकि वो फ्रैक्चर नहीं होती, वो डेवलप हुई है उन लोगों में। क्यों डेवलप हुई है? क्योंकि जो सेपरेट ऑसिफिकेशन सेंटर, एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर रहता है, वो फ्यूज नहीं हो पाता मेन बोन से। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? हमारे स्कल में वर्मियन बोन्स रहती हैं, या इन्हीं को हम सब स्यूचुरल बोन्स कहते हैं। ये एक्स्ट्रा बोन्स रहती हैं, इन्हीं को एक्सेसरी बोन्स कहते हैं, ये एक्स्ट्रा बोन्स रहती हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो गया? सूचुरल या वर्मियन बोन ऑफ स्कल। तो ये हमने पहला क्राइटेरिया देख लिया बोन्स को क्लासिफाई करने का। वो क्या था? शेप। उसके अंदर टोटल कितनी बोन्स आ रही थी? 7 बोन्स आ रही थी। उनको भी हमने डिटेल में कर करके एक एक करके पढ़ लिया।
अब अगला जो हमारा क्राइटेरिया आ रहा है बोन्स क्लासिफाई करने का वो है डेवलपमेंट, यानी वो बोन कहां से डेवलप हुई। इसमें टोटल 3 कैटेगरीज आती हैं। या तो वो बोन डायरेक्टली मीजेनकाइमल टिश्यू से डेवलप हो रही है, एक कैटेगरी ये बन सकती है। दूसरी कैटेगरी ये बन सकती है कि वो बोन हमारे किसी कार्टिलेज से डेवलप हुई है, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी ये होगी कि वो बोन मीजेनकाइमल टिश्यू से भी डेवलप हुई है और किसी कार्टिलेज से भी डेवलप हुई है, यानी बोन का कुछ पार्ट मीजेनकाइमल टिश्यू से डेवलप हुआ और बोन का बाकी बचा हुआ पार्ट कार्टिलेज से डेवलप हुआ है। तो ये टोटल 3 कैटेगरी होती है। तो पहली कैटेगरी जिसमें बोन हमारी मीजेनकाइमल टिश्यू से डेवलप होती है वो हमारी होती है मेम्ब्रेनस बोन। दूसरी कैटेगरी जिसमें बोन हमारी किसी कार्टिलेज से डेवलप होती है वो होती है हमारी कार्टिलेजिनस बोन। और तीसरी कैटेगरी जिसमें बोन्स दोनों से डेवलप हो रही हैं वो हमारी होती हैं मिक्स्ड बोन्स। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार इसे। Membranous bones develop directly from mesenchymal tissue without a cartilage stage। इस केस में कार्टिलेज नहीं बनता है, कोई भी कार्टिलेज नहीं बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्कल वॉल्ट बोन्स। हमारी मेम्ब्रेनस बोन्स कौन सी बोन्स होती हैं, स्कल वॉल्ट बोन्स। स्कल वॉल्ट बोन्स कौन सी होती है, स्कल के ऊपर वाले पार्ट को बनाने वाली जितनी भी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं वही हमारी स्कल वॉल्ट बोन्स होती हैं। तो मेम्ब्रेनस बोन के अंदर हमारी कौन सी बोन आती है, स्कल वॉल्ट बोन्स। अगली हमारी कैटेगरी है कार्टिलेजिनस बोन। डेवलप फ्रॉम प्री फॉर्म्ड कार्टिलेज, डेवलप फ्रॉम प्री फॉर्म्ड कार्टिलेज मॉडल, यानी हमारी बोन कहां से डेवलप हो रही है, कार्टिलेज से डेवलप हो रही है। बोन ग्रेजुअली रिप्लेसेस कार्टिलेज थ्रू एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, यानी कार्टिलेज में धीरे धीरे एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन रहता है, यानी कार्टिलेज के अंदर ऑसिफिकेशन होने लगता है और वहां पे बोन डेवलप होने लगती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कितने क्या आ गया, हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं वो पहले कार्टिलेज थी, हमारी वर्टिब्री की जितनी भी बोन्स हैं वो पहले कार्टिलेज थी, ये सब हमारी कार्टिलेजिनस बोन है। डेवलपमेंट के आधार पे क्राइटेरिया बांटा जाता है, यानी जितनी भी लॉन्ग बोन्स है वो पहले कार्टिलेज थी और अब वो बोन बनी है। जितनी भी हमारी वर्टिब्री है पहले वो कार्टिलेज थे और अब वो बोन बनी है, ठीक है। अगला हमारा क्राइटेरिया, अगला हमारा जो वो था कैटेगरी, वो था हमारा मिक्स्ड बोन्स का। डेवलप पार्टली फ्रॉम मेम्ब्रेन एंड पार्टली फ्रॉम कार्टिलेज, यानी कुछ हमारा मीजेनकाइमल टिश्यू से बना है और कुछ हमारा कार्टिलेज से बना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी कौन सी बोन आती, क्लेविकल, ये हमारी क्लेविकल आती है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कैटेगरी कौन सी पढ़ी थी, शेप। शेप के आधार पे हम सब बोन्स को टोटल 7 टाइप्स में डिवाइड करते थे। फिर दूसरी हमने क्राइटेरिया कौन सा पढ़ा था क्लासिफिकेशन का, डेवलपमेंट। उसमें हम सब बोन्स को टोटल 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। मेम्ब्रेनस, कार्टिलेजिनस और मिक्स्ड। मेम्ब्रेनस का एग्जांपल क्या है, स्कल वॉल्ट की बोन्स। कार्टिलेजिनस का हमारा एग्जांपल क्या है, जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं और साथ साथ हमारी वर्टिब्री। और मिक्स बोन्स का हमारा एग्जांपल क्या है, हमारा क्लेविकल। तो अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो रीजन के आधार पे, यानी जो कि एक्सिस के पास में है उसे हम सब बोल देंगे एक्सियल स्केलेटन, या वो बोन्स जो कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं, और जो एक्सिस से दूर हैं बाकी सब अपेंडिकुलर बोन्स या अपेंडिकुलर स्केलेटन वाली बोन्स, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में। अगले हम सब क्लासिफिकेशन के तरीके, चौथे और आखिरी क्लासिफिकेशन के तरीके पे, जो कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन है। क्या है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। अब अगर हमें किसी बोन को क्लासिफाई करना है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो हमें पहले उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा ना। अब अगर हम उस बोन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो 2 तरीके हैं। या तो हम सब नेकेड आई से, नेकेड आई मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए, बिना किसी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किए, हम सब ऐसे ही नेकेड आई से देखें और फिर बताएं कि उसके स्ट्रक्चर ऐसे हैं, इसलिए बोन्स को इस कैटेगरी में बांट सकते हैं। और दूसरी बात क्या हो सकती है, हम सब माइक्रोस्कोप लगा लें और फिर बताएं कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं डिफरेंट डिफरेंट बोन में, इसलिए हम सब डिफरेंट बोन्स को इस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं।
तो अगर हम सब नेकेड आई से देख रहे हैं तो उसे हम सब बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक के अंदर आएगा, और अगर हम सब माइक्रोस्कोप यूज करके देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिकली आ जाएगा। यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोन्स को क्लासिफाई करते हुए फर्दर दो कैटेगरीज में देखा जाता है, या तो हम सब नेकेड आई से देख रहे हैं यानी मैक्रोस्कोपिकली, या तो हम सब माइक्रोस्कोप का यूज करके देख रहे हैं यानी माइक्रोस्कोपिकली। अब मैक्रोस्कोपिकली यानी जब हमने नेकेड आई से देखा तो हमने स्ट्रक्चर के आधार पे बोन्स को दो कैटेगरी में बांटा। पहला हमारा आया कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा हमारा आया स्पॉन्जी बोन, जिसी को कैंसलस बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम सब डिटेल में देख लेते हैं, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप वाले को देखो, माइक्रोस्कोपिकली वाले को देखेंगे। उसमें 5 कैटेगरीज आएंगी। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन कैसी होती हैं? बहुत हार्ड रहती हैं, डेंस रहती हैं, मतलब घनी, हार्ड, और ये बोन का आउटर पार्ट बनाती हैं और पूरा साफ्ट बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स बनाती हैं, डेंस रहती हैं, हार्ड बोन रहती है, फॉर्मिंग आउटर सेल ऑफ ऑल बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन्स मतलब हमने नेकेड आई से देखा, हमने दो कैटेगरी में बांटा, एक कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन, बोन का वो पार्ट हमने देखा जो कि ऊपर ऊपर से प्रेजेंट रहता है, बहुत टफ रहता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर ऊपर से प्रेजेंट है, बहुत टफ है, और पूरे शाफ्ट को भी लॉन्ग बोन के बनाता है, पूरे शाफ्ट को भी बनाता है लॉन्ग बोन के। कौन सा? कॉम्पैक्ट बोन। दूसरा हमने देखा कैंसलस बोन या स्पॉन्जी बोन। इसमें हमने क्या देखा कि कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ऐसे जालीनुमा ट्रेबिक्यूल बन रहा है, लेटाइस ऑफ ट्रेबिक्यूल, लेटाइस ऑफ ट्रेबिक्यूल बन रहा है, जिसके अंदर स्पेस है जिसमें बोन मैरो भरी रहती है। इसी को मैरो स्पेसेस कह देते हैं। ये नैरो नहीं है, मैरो है। मैरो मतलब बोन मैरो वाली स्पेसेस, बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो वाली स्पेसेस। यानी स्पॉन्जी बोन में हमने क्या देखा? जाल बन रहा है, और उस जाल को हम सब ट्रेबिक्यूल कह रहे हैं, और उस जाल के बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट हैं जिसमें बोन मैरो भरा रहता है। ठीक है, और ये हमारी स्पॉन्जी बोन कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो हमने अभी पढ़ा था फ्लैट बोन्स के बीच में, फ्लैट बोन्स के बीच में जो भरा रहता है वो कौन सी हमारी रहती है? स्पॉन्जी बोन ही रहती है। ठीक है, और हमारी ये एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस में भी पाई जाती है। मेटाफाइसिस क्या होता है? डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच की जगह को ही मेटाफाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है? एपिफाइसिस में, मेटाफाइसिस में, और फ्लैट बोन्स के बीच में। फ्लैट बोन्स के बीच में, मान लो ये फ्लैट बोन है और ये दूसरी फ्लैट बोन है, तो इसके बीच में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमको फिर से स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफाई करना है, तो हमने माइक्रोस्कोप लगा लिया। अब जब हम सब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो हम सब बोन्स को पांच तरीके में क्लासिफाई कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जो पहली है वो कौन सी है? लैमिलर बोन। दूसरी कौन सी है? वोवेन बोन। तीसरी कौन सी है? फाइब्रस बोन। चौथी कौन सी है? डेंटाइन बोन। पांचवी कौन सी है? सीमेंट बोन। कौन कौन सी? सबसे पहले लैमिलर, दूसरी वोवेन, तीसरी हमारी फाइब्रस, चौथी हमारी डेंटाइन, पांचवी हमारी सीमेंट। ये हम सब कब स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई कर पा रहे हैं? जब हम सब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी को देखते हैं, लैमिलर बोन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, लैमिलर बोन का मतलब क्या हुआ? ऐसी बोन्स जिनके अंदर कॉन्सेंट्रिक लैमिली बनते हैं, लैमिली बनते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल बनाने वाले लैमिली बनते हैं। ठीक है, ठीक है, लैमिली बनते हैं, और यही लैमिली हमारे हैवर्सियन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हैवर्सियन सिस्टम में हमारा हैवर्सियन कैनाल रहती है, और उस हैवर्सियन कैनाल से हमारे बोन के अंदर ब्लड वेसल्स पास करती हैं, और ब्लड वेसल्स के अलावा नर्व्स पास करती हैं। तो लैमिलर बोन्स वो बोन्स रहती हैं जिसमें लैमिले बनते हैं, और हैवर्सियन सिस्टम जिसमें हैवर्सियन कैनाल वगैरह सब बनती है, वो सब बनते हैं। ठीक है, और ये हमेशा अडल्ट में होता है, अडल्ट स्केलेटन में। यानी लैमिलर बोन कहाँ पे पाया जाता है? हमारा अडल्ट स्केलेटन में। मैच्योर बोन विथ पैरेलल और कॉन्सेंट्रिक लैमिले, लैमिले होते हैं और हैवर्सियन सिस्टम बनता है। ठीक है, और कहाँ पे पाया जाता है? अडल्ट स्केलेटन में पाया जाता है। ये हमारे सिर्फ अडल्ट में पाया जाता है। अगला हमारा कैटेगरी है वुवेन बोन।
हमारी वूवन बोन यहाँ पे लैमेलर बोन हमारे अडल्ट स्केलेटन में पाई जा रही थी, लेकिन हमारी वूवन बोन दूसरे साइड पे फीटल स्केलेटन में पाई जाती है। या तो ये फीटल स्केलेटन में पाई जाती है हमारी वूवन बोन, या तो जब कभी भी हमारे बोन में फ्रैक्चर हुआ और वो फ्रैक्चर रिपेयर हो रहा है तब भी ये बोन पाई जाती है। हालांकि ये वूवन बोन बाद में कन्वर्ट हो जाती है हमारी लैमेलर बोन में ही, जैसे जैसे चाहे वो क्या कहते हैं फ्रैक्चर के बाद वूवन बोन बनी हो, चाहे वो फीटल वाली हो, ये बाद में लैमेलर में कन्वर्ट हो जाती है। होती क्या है वूवन बोन? इमैच्योर बोन रहती है जहां पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं इरेगुलरली अरेंज्ड होके, यानी उनका अरेंजमेंट कुछ अच्छा ही नहीं, कैसे भी प्रेजेंट रहते हैं। कौन? हमारे कोलेजन फाइबर्स वूवन बोन के अंदर। कहा क्या ये मैच्योर रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लैमेलर बोन हमारी मैच्योर बोन के अंडर पाई जाती है, लेकिन वूवन बोन हमारी इमैच्योर बोन के अंडर पाई जाती है। कहाँ पे देखी जाती है? फीटल स्केलेटन में, या तो कभी भी फ्रैक्चर रिपेयर हो रहा है बाद में किससे रिप्लेस कर दी जाती है? लैमेलर बोन से रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारी वूवन बोन है। देखिए कोलेजन फाइबर्स कैसे भी प्रेजेंट हैं, कोलेजन फाइबर्स हमारे इरेगुलरली अरेंज कैसे भी प्रेजेंट है। ये हमारी मैच्योर नहीं होती है, वूवन हमारी मैच्योर नहीं रहती। ये हमारी लैमेलर बोन है। देखिए पूरा हेवर्सियन सिस्टम बन रहा है, हेवर्सियन कैनाल बन रही है, बीच से ब्लड वेसल्स और नर्व सब पास होती है हेवर्सियल कैनाल से, और ये हमारी लैमेलर बोन है। ये हमारी मैच्योर की कैटेगरी है। ठीक है, मैच्योर है। ठीक है, अगली हमारी कैटेगरी है फाइब्रस बोन। हमारी फाइब्रस बोन ज्यादातर एम्फिबियन और रेप्टाइल में पाई जाती है, वो भी फीटस में, अडल्ट में नहीं। मैमल्स में नहीं पाई जाती हमारी फाइब्रस बोन ज्यादा। ठीक है, प्रेजेंट इन यंग फीटल बोन। कॉमन कहाँ पे है? रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस में। फाइब्रस बोन हमारी कहाँ कॉमन है? रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस में। ठीक है, और फीटस में देखी जाती। अगली हमारी कैटेगरी है डेंटाइन, उसके बाद है सीमेंट। डेंटाइन और सीमेंट दोनों हमारे टूथ में पाई जाती है। जैसे कि सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी होगी एनामल, हमारे टूथ में एनामल। फिर अंदर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारी है डेंटाइन, ये पार्ट हमारा डेंटाइन, ये हमारा डेंटाइन। फिर उसके अंदर भी ये डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये सीमेंट पार्ट है। यानी डेंटाइन और सीमेंट हमारी दोनों जो कैटेगरीज हैं ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारे टूथ में पाई जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने मतलब बेसिकली यही देखा कि हम सब बोन्स को कैसे अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि अभी मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, पर अब से वीडियोस ज़्यादातर रेगुलर बेसिस पे ही आएंगी। और आपका ये जो कोर्स है मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के लास्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो होगा वही कुछ अगस्त सितंबर के आसपास होगा, फाइनल प्रॉफ। और ये जो आपका कोर्स है ये अप्रैल के लास्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जितने भी ये नोट्स हैं जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके अबाउट में देखेंगे मेरे चैनल पे, तो वहां पे उसको आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए एनाटॉमी एक बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, आपको बार बार इसे रिवाइज करने की जरूरत है। जितना नंबर टाइम्स ऑफ आप रिवाइज करेंगे आप देखेंगे इस पे आपका ग्रिप बहुत बन रहा है। ऐसा मत सोचिए कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार ही सब मेमोराइज करने की कोशिश करिए, नहीं। आप उसे 10 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जितनी बार में आपको ग्रिप बन जाए। पहली बार में बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और बार बार रिपीटिशन करिए। जितनी बार रिपीटिशन करेंगे उतनी बढ़िया से आपका एनाटॉमी पे ग्रिप बनेगा। और चीजों को समझ के पढ़िए, ऐसा ना कोशिश करिए कि उसे रटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसीलिए यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज को समझाऊं, उसके पीछे वो चीज आ कहाँ से रही है, क्यों ऐसे क्लासिफाई किया गया है, क्या तरीका है, तो ये समझने से वो लॉन्ग मेमोरी में आसानी से आ सकती है। तो बस यही सब बातें थी, कुछ बतानी थी। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।